डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग बेसिकली वो कंडीशन है विच इज नोन एज फुल लोड स्टार्टिंग, फुल वोल्टेज स्टार्टिंग। फुल वोल्टेज स्टार्टिंग का मतलब क्या हो गया, अगर आपने कोई भी स्टार्टिंग मेथड एम्प्लॉय नहीं करा हुआ है और नॉर्मल केस में सीधे सीधे आपने फुल वोल्टेज लेकर के इंडक्शन मोटर के अंदर अप्लाई कर दिया, तब ऐसे केस में क्या होगा, वो हमारा बेंचमार्क है। बेंचमार्क का मतलब क्या है, उसमें हमको ये देखना है कि उसमें सबसे ज्यादा बुरी कंडीशन उसके अंदर क्या होने वाली है। सबसे बुरी कंडीशन यही है कि आपने डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया, सीधे सीधे सप्लाई वोल्टेज दे दिया, फुल स्टार्ट कर दिया। अब ऐसे में कितना बुरा बिगड़ जाएगा, क्या हालत होने वाली है, उसके बाद हम इसको कोई भी और तरीका एम्प्लॉय करते हैं तो वो इससे अच्छा निकल के आने वाला है, चाहे स्टारडेल्टा यूज करें, चाहे प्राइमरी रियोस्टेट, चाहे ऑटो ट्रांसफार्मर। तो उसका कंपैरिजन इससे करेंगे। तो पहले इसका देखते हैं, इसके डायग्राम्स वगैरह तो आप बना लीजिएगा, तो सब इसमें दे रखे होम असाइनमेंट के अंदर, आप सब कवर कर लीजिएगा। ये देखो कि स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क का रेशियो बेसिकली क्या निकल के आता है। देखो पहले सबसे पहले ड्यूअल स्टार्टिंग, ड्यूअल स्टार्टिंग। अभी क्या है कि इनपुट पावर, रोटर इनपुट यानी कि P2 इज इक्वल टू T ओमेगा, और रोटर कॉपर लॉस यानी कि I2 स्क्वायर R2, I2 स्क्वायर R2 इज इक्वल टू कितना होता है, I2 स्क्वायर R2 कितना हो जाता है, P2 की वैल्यू अगर इतनी है तो I2 स्क्वायर R2 कितना होगा, रेशियो याद है 1:1 माइनस S/S, वो याद कर लीजिए सब लोग अच्छी तरीके से, वो बड़ा काम में आने वाला है। कितना हो जाएगा 1:1 माइनस S/S इज इक्वल टू P2 इज टू PM इज टू I2 स्क्वायर R2। यहां पर कितना हो जाएगा S इंटू P2 बराबर S इंटू T इंटू ओमेगा, S इंटू T इंटू ओमेगा। और तो इसके हिसाब से इसके लिए आपको ये मिलता है कि T इज इक्वल टू I2 स्क्वायर R2 अपॉन S ओमेगा, S ओमेगा वेल इट्स 3 I2 स्क्वायर R2, 3 फेज के लिए। सिंगल फेज के लिए अगर R2 स्क्वायर R2 अगर सिंगल फेज मान रहे हैं, I2 इज बेसिकली सिंगल फेज करंट और R2 सिंगल फेज रेजिस्टेंस है पर फेज, तो 3 फेज के लिए होगा 3 इंटू दिस हो गया। बेसिकली इसका मतलब ये है कि टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू I2 स्क्वायर विच इज प्रोपोर्शनल टू I1 स्क्वायर, सो दिस इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू I1 स्क्वायर। बेसिकली इस पूरे स्टेप का पर्पस खाली ये दिखाना है कि टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू I1 स्क्वायर। सप्लाई इनपुट जो आपने दे रखा है, प्राइमरी साइड में जितनी करंट ली जा रही है उसके स्क्वायर टाइम्स टॉर्क प्रोपोर्शनल होती है। बस मेन चीज में आपको ये काम की चीज है, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू I1 स्क्वायर। ये अब इससे आप देखिए क्या होता है, I1 स्क्वायर अपॉन S हो जाता है एक्चुअली, तो दिस इज वेल I2 स्क्वायर अपॉन S है, इसको डिवाइड बाय S भी कर दो, डिवाइड बाय S इतना हो गया। सो टॉर्क इज इक्वल टू K इंटू I1 स्क्वायर अपॉन S। और स्टार्टिंग के टाइम पर एट स्टार्टिंग और स्टैंड स्टिल, स्टार्टिंग से मतलब है हमें स्टार्टिंग S इक्वल टू 1, सो TST इज इक्वल टू K इंटू IST स्क्वायर। ये हो गया। फुल लोड टॉर्क TFL इज इक्वल टू K IFL स्क्वायर अपॉन SFL। देखो एक तो ये आपका काम का है, एक ये काम का है। ठीक, सो TST अपॉन TFL, TST अपॉन TFL इज इक्वल टू IST अपॉन IFL
होल स्क्वायर इंटू SFL। So TST is equal to TFL into IST upon IFL whole square into SFL। ये हम लोग कुछ कर दिया है, मतलब आप लोगों की जगह अगर मैं होता तो मुझे लगता है ये डेरिवेशन है, डेरिवेशन काम है, डेरिवेशन खत्म हो गया, काम खत्म हो गया, आगे चल लेते हैं, अगली चीज पढ़ते हैं। लेकिन ये चीज सोचनी नहीं है। यहां पे हमारा मतलब इस बात का है कि इस डेरिवेशन का पर्पस क्या है, क्यों कर दिया ये वाला डेरिवेशन। इसके डेरिवेशन का पर्पस फाइनली आपको ये समझ में आ रहा है IST और IFL के बीच में कितना डिफरेंस होने वाला है। कल ये वाली चीज मैंने बताई थी, स्टार्टिंग करंट जो होता है वो आई फुल लोड के कितने टाइम्स होता है, ऑलमोस्ट 5 to 8 टाइम्स होता है। अगर मिनिमम आप 5 भी मान के चलते हैं तो भी TST, ये TST is equal to TFL into 25 into SFL, where SFL फुल लोड स्लिप की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है, 0.04 के आसपास, 0.04 के आसपास। तो इसकी वैल्यू आप अगर अप्रोक्सीमेटली आप 0.04 मान लेते हैं तो 25 इंटू 0.04 कितना हो जाएगा, 1। ठीक है। सो TST विल बी इक्वल टू TFL विच इज नॉट मच। प्रॉब्लम ये है हमारे सामने कि स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू फुल लोड टॉर्क के बराबर निकल के आ रही है। जो फुल लोड टॉर्क इज नॉट मच, कुछ बहुत ज्यादा नहीं होती है। फुल लोड टॉर्क अगर बोला आपको डायग्राम अगर याद हो, यही बनाया था मैं, तो इसमें फुल लोड टॉर्क जो है वो यहां कहीं पर लाई करती है, तो दैट इज क्वाइट लो, क्योंकि नॉर्मल रेंज ऑफ ऑपरेशन यहीं पर लाई करता है। तो फुल लोड टॉर्क यहां करीब इतनी होगी, इतनी होगी, इट इज नॉट मच। तो आपको स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज्यादा नहीं मिल रही है, इट्स वेरी लो, बहुत कम मिल रही है अगर आपने डायरेक्ट ऑन स्टार्टिंग कर दी है तो। अब इसमें ये वाली चीज देखनी है कि अगर आप प्राइमरी रेजिस्टर स्टार्टिंग करते हैं, मतलब प्राइमरी साइड में रेजिस्टर्स लगा देते हैं, तब उसकी वजह से क्या होता है। अब ये वाली चीज देखिए इस ग्राफ में, रेजिस्टेंस बढ़ाने की वजह से स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा मिल रहा है, ये वाली बात तो ठीक है, लेकिन कंप्लीट नहीं है। कि ये वाली बात स्टेटमेंट ठीक है तुम्हारा कि रेजिस्टेंस बढ़ाने की वजह से स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ती जाती है, लेकिन वो दैट इज पॉसिबल ओनली इन द केस ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर रेजिस्टेंस अगर आप बढ़ाते हैं, ठीक है, कोई और रेजिस्टेंस नहीं, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के केस में अगर आप रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं तब आपको स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू ज्यादा मिलती जाती है। जैसे जैसे रोटर रेजिस्टेंस आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, कर्व आपको ऐसे मिलता जाएगा, ये हो जाएगा। रोटर रेजिस्टेंस आपने और बढ़ा दी तो कर्व ऐसा हो जाएगा। रोटर रेजिस्टेंस और बढ़ा दी, बढ़ाते बढ़ाते एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब आपको फुल लोड टॉर्क, ये एक ही वैल्यू है, ये मैं कर्व नहीं है, सॉरी बनाने में गलती होगी, बेसिकली एक ही वैल्यू है, एक ही वैल्यू, दिस इज बेसिकली स्ट्रेट। तो ये जो मतलब मैक्सिमम टॉर्क, ब्रेक डाउन टॉर्क है, वो आपको रेजिस्टेंस बढ़ाने पर एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, रोटर रेजिस्टेंस की वैल्यू ऐसी आएगी कि वो वैल्यू आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएगी। जैसे जैसे आप रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे कम स्पीड पर आपको मैक्सिमम टॉर्क मिल रही है। तो कम स्पीड होते होते वो स्टार्टिंग के टाइम पर ही मिनिमम स्पीड पर, जीरो स्पीड पर आपको मिल जाएगी। बट दिस इज ट्रू ओनली फॉर द केस ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। अभी हमने फिलहाल केस लेके चल रहे हैं स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का। स्क्विरल केज के अंदर क्या काम चल रहा है, स्क्विरल केज के अंदर एज यू नो हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप रोटर के अंदर रेजिस्टेंस कम ज्यादा नहीं कर सकते। ये आपके सामने भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरे सामने भी नहीं है। आपके सामने क्यों नहीं है? आपके सामने प्रॉब्लम क्या है कि भाई किस तरीके से ये जाके मैं एग्जाम में लिख के आ सकूं, ये तो प्रॉब्लम है आप लोगों के सामने। ज्यादा अच्छी चीज क्या है कि आप इसको प्रॉब्लम अपने बना लीजिए तो ज्यादा आसान रहेगा, ज्यादा समझना ज्यादा आसान काम रहेगा, अच्छा लगेगा कि रोटर रेजिस्टेंस वेरी नहीं कर सकते। अब स्क्विरल केज को मैं चालू कैसे करूं? आपको अगर लैब में ले जा करके सर ने छोड़ दिया कि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर रखी हुई है, चालू करो इसको, तो आप वहां पे उसको चालू कैसे करेंगे? अगर आपने स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को सीधे सीधे सप्लाई से जोड़ा, सप्लाई चालू कर दी, अगर आपने ऐसे इतना ये वाला काम कर दिया तो इंडक्शन मोटर इतना ज्यादा हैवी करंट लेगी कि
सप्लाई ट्रिप कर जाएगी। अब जलेगी तो नहीं। मेरा पॉइंट यहां पर बताने का ये है कि अब अगर आप इंडक्शन मोटर को नॉर्मल सप्लाई से जोड़ करके अगर चालू कर देंगे स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को, तो एमसीबी ट्रिप कर जाएगी। पहले ऐसे ये वाला काम नहीं हो सकता था। पहले अगर आपने डायरेक्टली इंडक्शन मोटर को या किसी भी आप प्रिमिटिव जगह पे अगर चले जाएं जहां पर बहुत ज्यादा सेफ्टी रेगुलेशंस फॉलो नहीं करे जा रहे हैं, वहां पर जा करके अगर आपने इंडक्शन मोटर को सीधे सप्लाई से जोड़ करके सप्लाई चालू कर दी और जहां पे एमसीबी वगैरह नहीं लगा रखी हैं, तो पूरी वायरिंग जल जाएगी। पूरी वायरिंग, या तो उसकी वाइंडिंग जल जाएगी, इंडक्शन मोटर की वायरिंग जल जाएगी अगर वायरिंग अगर मोटी है तो, या अगर वायरिंग कच्ची है तो वायरिंग जलनी शुरू हो जाएगी इससे पहले कि करंट वहां तक पहुंच पाए। जिस दिन में करंट खींचेगा उस दिन में सब जल खत्म हो जाएगा। तो प्रॉब्लम हमारे सामने क्या है कि इंडक्शन मोटर को कैसे स्टार्ट करें जिससे कि स्टार्टिंग करंट की वैल्यू बहुत कम हो जाए। अब दूसरी प्रॉब्लम भी है, अगर आपने किसी तरह स्टार्टिंग करंट की वैल्यू बहुत कम कर दी तो उसकी वजह से टॉर्क की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। टॉर्क की वैल्यू बहुत कम होगी। टॉर्क की वैल्यू कम होने का मतलब क्या है कि आप उस पर जरा से भी लोड डालेंगे तो वो इंडक्शन मोटर स्टार्ट ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसके अंदर स्टार्टिंग टॉर्क ही नहीं है। स्टार्टिंग टॉर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये ऑप्टिमल वैल्यू बीच में सेलेक्ट करनी है। करंट अगर आप स्टार्टिंग करंट रिड्यूस करेंगे तो टॉर्क की वैल्यू कम होगी ही होगी, डेफिनेट बात है, बिकॉज टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, I1 स्क्वायर, तो वो उसकी वैल्यू तो कम होगी डेफिनेटली। आपको बीच में एक ऑप्टिमल वैल्यू ऐसी सेलेक्ट करनी होती है जिससे कि टॉर्क की वैल्यू भी थोड़ी बहुत मिलती रहे आपको और स्टार्टिंग करंट की वैल्यू जितनी कम हो सकती है उतनी होती है। तो बेसिकली ये हमारे सामने प्रॉब्लम है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट स्टार्टिंग जो है, नेक्स्ट स्टार्टिंग इज प्राइमरी रियोस्टेट स्टार्टिंग। प्राइमरी रियोस्टेट स्टार्टिंग में बेसिकली आप करते क्या है कि इंडक्शन मोटर का मान लीजिए स्टेटर ये रहा, ये है स्टेटर, स्टेटर स्टार में आपने जोड़ रखा है, स्टार में है। अब इसके अंदर जो आप सप्लाई भेज रहे हैं वो आप डायरेक्ट ऑनलाइन भेजने के बजाय आपने क्या काम कर रखा है, रियोस्टेट लगाए हुए हैं इसके अंदर तीनों में। प्राइमरी रियोस्टेट यूं बोल रहे हैं क्योंकि प्राइमरी साइड में कनेक्टेड है। इट इज अ वेरी कॉमन अप्रोच, ये बड़ी कॉमन अप्रोच है जिसमें आप इंडक्शन मोटर को ट्रांसफार्मर की तरह से ट्रीट करते हैं। इट्स अ वेरी कॉमन अप्रोच, इसलिए इसको प्राइमरी बोलते हैं। स्टेटर को प्राइमरी बोलना बड़ा कॉमन चीज है। तो अपने प्राइमरी साइड में आपने 3 रियोस्टेट लगा रखे हैं, तीनों को एक फ्रैक्शन पे सेट किया हुआ है, सम पर्टिकुलर फ्रैक्शन। सम पर्टिकुलर फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि अगर आपने मान लीजिए 400 वोल्ट इस तरफ दिया, ठीक है, दिस इज सम फ्रैक्शन के, हर एक किसी फ्रैक्शन पे सेट है। 400 वोल्ट आप इसके अंदर इधर दिया है और 200 वोल्ट इधर जा रहा है, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.5, 1/2। ठीक है, बड़ी सिंपल सी चीज है, कुछ ज्यादा टफ चीज नहीं है। जितना आपने सप्लाई यहां पे दे रखी है वो सप्लाई 400 वोल्ट की अगर दे रखी है और 200 वोल्ट की अगर आगे जा रही है, तो इसका मतलब कि जो फ्रैक्शन है कि कितने फ्रैक्शन से उसने डिवाइड कर दिया उसको 1/2 से, दैट इज बेसिकली 0.5। तो 0.5 कर दिया, दैट फ्रैक्शन इज नोन एज बेसिकली के। और इसमें यह है स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू यहां पर क्या हो जाती है, TST इसका मतलब क्या हो गया, के की वजह से, के अगर आपने कम कर दिया है, के जितना है, एज्यूमिंग कि स्टेटर की इंपीडेंस कांस्टेंट है, विच इज बेसिकली कांस्टेंट, स्टेटर की इंपीडेंस कांस्टेंट है और सप्लाई वोल्टेज अगर आपने उतना दे रखा है, तो इसका मतलब करंट जो है, पहले करंट अगर इतनी जा रही थी, स्टार्टिंग करंट IST की जो वैल्यू थी दैट वाज इक्वल टू ISC शॉर्ट सर्किट। इसका मतलब आपने जितना वोल्टेज यहां पे दे रखा है पूरा वोल्टेज वहां पर पहुंच रहा था और मोटर वाज एट स्टैंडस्टिल कंडीशन, स्टैंडस्टिल कंडीशन में थी। इसका मतलब शॉर्ट सर्किट मतलब ब्लॉक रोटर कंडीशन होती थी जिस टाइम आप इंडक्शन मोटर को स्टार्ट कर रखा है, उस टाइम वहां पर ब्लॉक रोटर कंडीशन हो गई है। ठीक है, तो ब्लॉक रोटर कंडीशन की वजह से क्या हो रहा है, जितनी करंट स्टार्टिंग के टाइम पर ड्रॉ हो रही है दैट इज बेसिकली शॉर्ट सर्किट करंट, इतनी करंट ड्रॉ करी जा रही है। अब इसके बाद ये जिस टाइम आपने वोल्टेज को k टाइम्स रिड्यूस कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, नई जो करंट है दैट इज ऑल्सो, इस केस में ये तो DL के लिए प्राइमरी रियोस्टेट स्टार्टिंग में, प्राइमरी रियोस्टेट स्टार्टिंग में IST इज इक्वल टू k टाइम्स ISC, ये भी आधी हो जाएगी। अगर वोल्टेज आधा हो गया और इंपीडेंस अगर सेम है, इसका मतलब करंट की वैल्यू भी आधी हो जाएगी। ठीक, तो इस केस में अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ये यहां पर ये फॉर्मूला क्या हो जाता है, प्राइमरी रियोस्टेट के लिए TST इज इक्वल टू TFL इंटू, पहले तो वो IST जो था, अब यहां पर IST की वैल्यू कितनी हो जाती है, K इंटू ISC अपॉन IFL।
होल स्क्वायर इंटू SFL। इसका मतलब ये हो गया, मैं दोनों फॉर्मूले को एक साथ लिख देता हूं। इसमें ST वॉज इक्वल टू SC शॉर्ट सर्किट करंट, मैक्सिमम पॉसिबल। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या हो गया, ब्लॉक रोटर करंट। ये वाला निकल के आ रहा है DOL के लिए। DOL के लिए अगर ये है तो प्राइमरी रियोस्टेट स्टार्टिंग के लिए, प्राइमरी रियोस्टेट स्टार्टिंग के लिए क्या हो जाता है, TST इज इक्वल टू TFL इंटू K स्क्वायर इंटू ISC अपॉन IFL इंटू SFL। ये इसका ये हो गया प्राइमरी रियोस्टेट के लिए। ये टॉर्क की वैल्यू हो गई। करंट की वैल्यू क्या क्या हो गई, करंट की वैल्यू, करंट इज रिड्यूस बाय K टाइम्स। मैं इसको और अगर एक्सटेंड कर दूं तो DOL के लिए IST वॉज इक्वल टू ISC, और इसके केस में IST इज इक्वल टू K इंटू ISC। ये है, तो करंट की वैल्यू K टाइम्स रिड्यूस हो गई है और टॉर्क की वैल्यू K स्क्वायर टाइम्स रिड्यूस हो गई। ये प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। इसकी वजह से जो टॉर्क इज रिड्यूस बाय K स्क्वायर टाइम्स, स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू ऑलरेडी काफी कम हो गई। यू हैव टू फाइंड सम बेसिकल बीच का। तो प्राइमरी रियोस्टेट जो चीज इसके अंदर हो रही है, सेम चीज इज हैपनिंग इन द केस ऑफ 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर्स आल्सो। ऑटो ट्रांसफार्मर में भी आप खाली यही वाला काम कर रहे हैं कि खाली एक रेशियो K से उसको डिवाइड कर रहे हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर बेसिकली क्या करते हैं, यही तो है, मतलब वो इंडक्टिव तरीके से आप उसको रिड्यूस कर रहे हैं, इसमें रेसिव तरीके से कर रहे हैं। बेसिकली आप वोल्टेज को एक फ्रैक्शन ही कर रहे हैं, वही वाला काम कर रहे हैं जो प्राइमरी रियोस्टेट में कर रहे थे। 400 का 200 कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं कर रहे। तो यही चीज PR के लिए भी है और यही चीज ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग के लिए भी है। स्टार डेल्टा स्टार्टिंग में क्या हो जाता है, स्टार डेल्टा स्टार्टिंग में, स्टार डेल्टा के केस में क्या होता है, ये जो K है, K इस कंडीशन में K की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्टार डेल्टा इज अ स्पेशल केस ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। वोल्टेज कितना रिड्यूस हो जाता है स्टार डेल्टा केस में, कितना टाइम्स रिड्यूस हो जाता है, √3 टाइम्स। इसका मतलब K इज इक्वल टू 1/√3। ये हो गया स्पेशल केस। स्टार डेल्टा स्टार्टिंग इज अ स्पेशल केस ऑफ प्राइमरी रियोस्टेट ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग, जिसमें K की वैल्यू इज 1/√3, कुछ और नहीं है, 1/√3। हाँ क्या, हाँ करंट अगर कम करोगे तो स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू तो डेफिनेटली कम होगी ही होगी, चाहे प्राइमरी रियोस्टेट हो, चाहे ऑटो ट्रांसफार्मर हो, चाहे स्टार डेल्टा हो, दोनों केस। कुछ नहीं, करंट की वैल्यू अगर आप K टाइम्स रिड्यूस कर रहे हैं, K इज ए फ्रैक्शन। देखो ये ध्यान रखिए, K की वैल्यू 1 से कम है, K की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं है। 1 से ज्यादा अगर होती तो इसका मतलब स्टार्टिंग करंट की वैल्यू इसमें शॉर्ट सर्किट करंट से भी ज्यादा हो गई होती, कैन नॉट बी द केस। तो क्या हो रहा है, स्टार्टिंग करंट की वैल्यू K टाइम्स रिड्यूस हो रही है, लेकिन स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू K स्क्वायर टाइम्स कम हो रही है। यही वाली चीज ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर भी हो रही है, स्टार्टिंग करंट की वैल्यू K टाइम्स कम हो रही है और स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू K स्क्वायर टाइम्स कम हो रही है। तो स्टार डेल्टा के केस में K की वैल्यू 1/√3 है। इसका मतलब IST इज इक्वल टू 1/√3 ISC, और TST इज इक्वल टू TFL अपॉन 3 इंटू ISC अपॉन IFL होल स्क्वायर इंटू SFL। ये स्टार डेल्टा के लिए। तो ये आपने सारे तरीके देखे जो स्टेटर साइड था, कंट्रोल फ्रॉम स्टेटर साइड। इसमें देखो सर्किट डायग्राम्स दे रखे हैं, सर्किट डायग्राम और वायरिंग डायग्राम सारे आपकी किताबों के अंदर दे रखे हैं, चाहे आप कोई सी भी किताब ले लीजिए, JV गुप्ता के अंदर दिए ही हैं क्योंकि मेरे सामने है। कोई सी भी किताब आप यूज कर लें, उसके अंदर सर्किट डायग्राम और वायरिंग डायग्राम दे रखे होते हैं। वो चीजें आपको याद होनी बड़ी जरूरी है। ये कई बार पूछा जाता है और ये और नहीं पूछा जाता हो तो वैसे भी इन एनी केस ये वाली चीज तो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये एक्चुअल कनेक्शंस कैसे करे जा रहे हैं। ठीक है, स्टार डेल्टा ये सब चीजें। जो स्टार्टिंग ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर्स है उस कंडीशन में एक इसमें एक टॉपिक होता है कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस स्टेप्स।
दैट इज नॉट देयर इन योर कोर्स। लेकिन रेजिस्टेंस स्टेप्स का कैलकुलेशन का मतलब क्या है वो वाली चीज मैं आपको और समझाता हूं, वो वाली चीज समझिए क्या होता है। और बाय द वे ये वाली चीज तो आप सब लोगों को समझ में आ ही रही होगी कि जैसे आप प्राइमरी रियोस्टेट से या ऑटो ट्रांसफार्मर से या स्टाइल से किसी भी चीज से जैसे जैसे आप वोल्टेज कम कर रहे हैं, वोल्टेज जब आप कम कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली क्या हो रहा है, स्पीड भी कम हो रही है। तो मतलब अगर आपको इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करना है तब आप ये वाला तरीका यूज कर रहे हैं, स्टार्ट होने के बाद में जब नॉर्मल केस में रनिंग कर रही है तब आपने ये वाले तरीके हटा लिए। मान लीजिए आपने ऑटो ट्रांसफार्मर लगाया था, शुरू में आपने उसको बहुत कम वैल्यू पर रखा था, 80 को बहुत कम वैल्यू पर रखा था, पर जैसे जैसे आपने उसकी वैल्यू बढ़ाते गए तो फुल 100% तक जब पहुंच जाएगा तो पूरा वोल्टेज इंडक्शन मोटर के अंदर पहुंच रहा है। तो इन अ वे आप ये समझ सकते हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर हट चुका है, क्योंकि जितना उसके अंदर इनपुट जा रहा है पूरा पूरा आउटपुट जा रहा है। इस बेसिकली थ्रू पास फिल्टर हो गया, ऑल पास फिल्टर हो गया, मतलब इट्स नॉट अ फिल्टर एट ऑल, पूरा पूरा सब कुछ आगे पीछे जा रहा है। लेकिन उसके बाद जब नॉर्मल केस में इंडक्शन मोटर रन कर रही है, उसके बाद में उसकी स्पीड अगर फिर से कम करनी है तब आप क्या करेंगे, वही ऑटो ट्रांसफार्मर से उसका वोल्टेज कम करना शुरू कर दीजिए, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो दीज आर द सेम मेथड्स टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ द इंडक्शन मोटर। यही तरीके हैं, कोई और तरीका नहीं होता। ठीक, तो स्टार्टिंग ऑफ स्पीड कंट्रोल इज प्रीटी मच द सेम, एक ही चीज है। अब इसमें बात ये आती है कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के अंदर क्या करना चाहिए। देखो ये है वो वाला कर्व जिसमें आपने कोई भी रोटर के अंदर रेजिस्टेंस नहीं लगा रखी है। रोटर के अंदर कितने फेज की रेजिस्टेंस है, 3 फेज की रेजिस्टेंस है। इससे बेसिकली 3 फेज वाइंडिंग है, रोटर के अंदर 3 फेज वाइंडिंग है, और 3 फेज की जो वाइंडिंग है दैट इज बेसिकली ओपन सर्किट वाइंडिंग। 3 फेज वाइंडिंग के 6 सिरे आपको बाहर मिल रहे हैं। आपको इंडक्शन मोटर स्टार्ट करनी है, मान लीजिए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को स्क्विरल केज की तरह स्टार्ट करना है। क्या करेंगे, स्टेटर में आपने ऑटो ट्रांसफार्मर लगा दिया, कुछ और भी करना पड़ेगा, सेकेंडरी टर्मिनल्स को शॉर्ट करना पड़ेगा। यह बड़ी जरूरी चीज है। क्यों, देखो ये समझो, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के अंदर जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग यानी कि स्टेटर वाइंडिंग तो वो तो ऐसी है, मान लीजिए स्टार में कनेक्टेड है, जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो ऐसी है। वाइंडिंग तो पूरी हो रही है लेकिन उसके 6 तार अलग अलग है, अलग अलग होते हैं 6 तार। कुछ केस में ऐसा हो जाता है कि ये जुड़े होते हैं और ये 3 खुले होते हैं, स्टार बना के ऑलरेडी छोड़ रखा है। तो ऐसे में स्टार बना के अगर आपने छोड़ रखा है और आपने इसके अंदर सप्लाई दे दी तो क्या इसके अंदर करंट फ्लो कर सकता है, नहीं कर सकता। अगर इसके अंदर रोटर के अंदर करंट फ्लो नहीं करेगा तो टॉर्क नहीं बनेगी। तो ये जरूरी चीज है कि अगर आप इस इंडक्शन मोटर को स्क्विरल केज की तरह स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहले इसको स्क्विरल केज रोटर बनाइए। स्क्विरल केज रोटर बनाने के लिए आपको क्या काम करना है, खाली ये वाला काम, बस काम खत्म, दैट्स ऑल। एक तार से लेकर के या 2 तार से लेकर के जो तीनों टर्मिनल्स उसके हैं, रोटर के जो तीनों टर्मिनल्स हैं, उन तीनों टर्मिनल्स को आपस में शॉर्ट सर्किट कर दीजिए।